अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख 9 सितंबर 2025 है। इमरान खान के पैगामात को सेंसर करने के लिए या उनको मंजर आम से हटाने के लिए पिछले एक हफ्ते अडयाला जेल के बाहर बहुत सी बातें और बहुत सारे वाकयात हुए, जिनमें से कुछ का अफसोस का इजहार भी किया, कुछ के बाद जो है वो टॉपिक ही तब्दील हो गए। लेकिन अलीमा खानम साहिबा ने जिस चीज़ को बुनियाद बनाकर सारे का सारा वावेला किया गया, उस पूरे प्लान पर आज पानी फेर दिया है, उसे खाक में मिलाया है। इससे मुतालिक तफसीलात आपके सामने रखूंगी और इसके साथ ही हम पेशावर हाई कोर्ट के एक फैसले की बात करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट गैर मामूली तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक खुशनुमा या अच्छी हाई कोर्ट साबित हो रही है। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पिछले 1.5 माह से, खासतौर पे तब से जब से 9 मई के फैसले आना शुरू हुए, या आप ये कह सकते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस एक अदालत से रिलीफ मिल रहा है उसका नाम पेशावर हाई कोर्ट है। पेशावर हाई कोर्ट ने ना सिर्फ आज इस निज़ाम की बहुत सख्त सरजनिश भी की, बल्कि उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे सवालात खड़े किए जिनके बाद मुश्किल हो रहा है हुकूमत के लिए जो है वो दाएं बाएं से निकलना। और इसके साथ ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही सेनेटर्स को नाअहल करके आज सेनेट का इलेक्शन राना सनाउल्लाह की नशिस्त पर कराया जा रहा है, उस नशिस्त पर भी मुसलसल तलवार लटक रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने सहूलतकारी तो की, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ऑलरेडी एक ऐसा फैसला दे चुकी है जिस फैसले को बुनियाद बनाकर लाहौर हाई कोर्ट में भी राना सनाउल्लाह साहब के लिए मसाइल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आगाज करते हैं इस बात से कि पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में कौन सा गैर मामूली फैसला किया है। पेशावर हाई कोर्ट के 2 जज साहिबान हैं। एक जज साहब का नाम जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला है और दूसरे जज साहब का नाम जस्टिस विकार अहमद है। इन दोनों जज साहिबान में से एक जज साहब यानी जस्टिस विकार अहमद का नाम ज़्यादा मुझे याद इसलिए है क्योंकि मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ मुल्ज़िमा जो जिनको सज़ाएं हो चुकी हैं मिलिट्री कोर्ट से, उन्होंने जब अपील के लिए पेशावर हाई कोर्ट में से रुजू किया तो पेशावर हाई कोर्ट ने सारे का सारा रिकॉर्ड मंगवाया और पेशावर हाई कोर्ट ने उसमें आर्मी चीफ का जो इख्तियार है उसका तस्करा भी किया। वो जस्टिस विकार अहमद और उनके साथ एक जज साहब ही थे जिन्होंने 9 मई से मुतालिक फौजी अदालतों के मुकदमे में इस किस्म का फैसला दिया जो बहुत गैर मामूली मौजूदा हालात में था। फिर यही जज साहिबान हैं जिन्होंने, यही जस्टिस विकार अहमद का बेंच है जिसने उनके साथ एक दफ़ा जस्टिस एजाज अहमद और एक दफ़ा जो है वो खातून जज जो कि पेशावर हाई कोर्ट में है, एडिशनल जज हैं, इन दोनों जज साहिबान बारी बारी इनके बेंचेस थे और इन्होंने शिबली फराज को, इन्होंने उमर अयूब को, इन्होंने जरताज गुल को रिलीफ दिया और रिलीफ नहीं दिया तो हामिद रजा वगैरह को नहीं दिया और ये कहा कि ये उनकी जुरिस्डिक्शन का मामला नहीं बनता। बहरहाल जो पंजाब के हल्के हैं, जहाँ जहाँ से पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के मुकदमात में सजाएं होने के बाद जो मुख्तलिफ लीडरान हैं उनको नाअहल किया गया, उनको की सीटों से हटाया गया, तो उसके खिलाफ वो गए। ज़ाहिर बात है कि हाई कोर्ट में, अब बाकी तमाम हाई कोर्ट्स में तो कहा जाता है कि भाई आपको सजा हुई है तो आपने सरेंडर नहीं किया, लेकिन एजाज चौधरी जो कि सेनेटर हैं और पिछले 2.25 साल से मुसलसल जेल की सुलाखों के पीछे हैं, 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार हुए, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी होते रहे, उनको नहीं जो है वो प्रोड्यूस किया गया, उनको नहीं आने दिया गया था कभी भी। तो एजाज चौधरी साहब जो है वो तो पाबंदी से लासिल है और उनके ऊपर तो ये मसला ही नहीं है उनके बारे में कि वो सरेंडर करें, वो तो ऑलरेडी जो है वो जेल में है। तो उन्होंने अपने नाअहल किए जाने के खिलाफ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। 21 जुलाई को उनके खिलाफ 9 मई के वाकयात में फैसला आया। फौरी तौर पर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने एक्ट करते हुए जो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पंजाब में अपोजिशन लीडर थे उनको और एजाज चौधरी साहब को नाअहल कर दिया। उनकी नाअहली के बाद जो है वो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। लाहौर हाई कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट की तरह रिलीफ नहीं दिया, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए और लाहौर हाई कोर्ट ने राना सनाउल्लाह की नशिस्त पे जो आज इलेक्शन हो रहे हैं ना वो होने की इजाज़त दे दी। अब राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर तलवार ऐसे लटक रही है कि जो आज का मामला है एजाज चौधरी साहब वाला, उसमें जो है वो सूरत हाल कुछ ये चल रही है कि जहां मुसलसल पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है, उसमें एजाज चौधरी वाले केस के अंदर जस्टिस आलिया नीलम की जो अदालत है यानी लाहौर हाई कोर्ट है, वहां से जो फैसला आया उस फैसले के अंदर दर्ज किया गया है कि बताया जाए कि इलेक्शन कमीशन खुद से कैसे एजाज चौधरी साहब को जो है वो नाअहल कर सकता है। जब चेयरमैन सेनेट ने जो है वो एजाज चौधरी के खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं भेजा उनकी सजा होने पर, तो इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से तजावुज़ करके खुद ब खुद उनको नाअहल कैसे कर दिया। तो ये जो दरख्वास्त गुजार यानी एजाज चौधरी के वकील हैं, उनके मुताबिक ये तमाम तर सवालात उठाए गए हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के आईनी कंडक्ट को पर जो है वो सवालिया निशान है। तो इस पर इलेक्शन कमीशन 15 दिन के अंदर जवाब दे, लेकिन उन्होंने जो स्टे की दरख्वास्त थी उस पर कहा
کہ स्टे की दरख्वास्त जो है वो ग्रांट नहीं की जा रही। जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है राना सनाउल्लाह के इंतखाबात का, वो एज पर स्केड्यूल होगा। अब आज क्या हो रहा है, यानी आज 9 सितंबर को पंजाब से डेफिनेटली इलेक्शन हो रहे हैं, पंजाब असेंबली में सेनेट की नशिस्त के लिए राना सनाउल्लाह की, और राना सनाउल्लाह साहब ने सेनेटर बन भी जाना है, लेकिन उनके ऊपर मुसलसल ही लटकती हुई तलवार रहेगी। बहुत सारे लोग जाहिर बात है यही बात कहेंगे कि भाई ये अदलिया में कौन सी लटकती हुई तलवारें होती हैं। अभी अगर एजाज चौधरी साहब जो हैं उनके मामले पर लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमा है, तो जाहिर बात है कि लाहौर हाई कोर्ट ने तो उनके खिलाफ ही फैसला देना हतमी केस के अंदर, और उसके बाद जो है वो जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो वहां पर आके मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब तक जितनी भी इलेक्शन पिटिशंस आई, अगर वो एक बड़े बेंच यानी चीफ जस्टिस की अदालत में नहीं गई तो बाकी तमाम बेंचेस से रिलीफ मिलते रहे हैं। तो वहाँ पर भी ये इम्कान रहता है कि अगर इस किस्म का मामला किसी भी टाइम आएगा तो वो रिलीफ रहेगा। और इस मुल्क में वैसे ये भी हिस्ट्री है कि स्टे के ऊपर जो है वो पूरे 5-5 साल का टेन्योर ख़त्म हो जाता है, और टेन्योर के बाद जो है वो स्टे वाली दरख्वास्तें लग रही होती हैं, और तब तक एक शख्स अपनी जो मुद्दत मुलाजमत है वो पूरी कर चुका होता है। कासिम सूरी साहब का केस जो है वो बड़ा एक वायरल केस है, जिसका बार बार हवाला दिया जाता है कि वो डिप्टी स्पीकरशिप पर जो है वो मुसलसल स्टे पर कायम रहे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें स्टे दिया हुआ था, और उस स्टे पर उनकी जो डिप्टी स्पीकरशिप थी वो वहाँ जाकर ख़त्म हुई, जहाँ उन्होंने एक रूलिंग भी दी थी तरीके अदम एतमाद के मामले पर। तो बड़ी हिस्ट्रीज हैं पार्लियामेंट की, अदलिया की, और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एक धमकी भी लगाई गई जो वफाक के नुमाइंदे हैं अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान उनकी जानिब से कि भाई आप तो रिफ्रेन ही करें, अदलिया जो है वो सियासी मुकदमात में ना ही इंडल्ज हो और ना ही उनके फैसले दे, इससे जो है वो वक्त भी आपका बर्बाद होता है, आम मसाइल भी सफ़र करता है, और इसके साथ ही जो है वो अदलिया भी मुतनाज़ होती है। तो बहरहाल इस किस्म की बातों के बाद अब ये एजाज चौधरी साहब वाले केस के अंदर जो हुआ है, उसके बाद जो समझ आ रही है वो ये है कि जो एजाज चौधरी साहब का केस है उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने फिलहाल तो कोई रिलीफ नहीं दिया, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब भी सुकून से सेनेटरशिप एंजॉय फिलहाल नहीं कर सकते। दूसरे टॉपिक की तरफ आती हूँ जो सबसे अहम है और आज के दिन का है, जिसके बारे में मैंने आगाज़ में भी बात की। पेशावर हाई कोर्ट ने आजम सवाती साहब का नाम ECL से निकालने के केस के अंदर, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही एक रहनुमा के केस के अंदर आज बड़ी बरहमी का इजहार किया है। मैंने आपको शुरू में बताया ना कि जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला और जस्टिस विकार अहमद का बेंच था। हुआ क्या कि आजम सवाती का नाम जो है वो ECL समेत जितनी भी PNL और जिन भी लिस्टों पर है उससे निकालने का हुक्म दिया पेशावर हाई कोर्ट ने। एज यूजुअल हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया गया, और अमल दरामद ना करने की जो वजह एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच को बताई, वो ये बताई कि हमने फैसले पर इसलिए अमल दरामद नहीं किया कि IG इस्लामाबाद ने कहा कि आप जो आजम सवाती हैं उनका नाम जो है वो ECL में डाल दें। तो इस बात पे जो है वो जाहिर बात है जज साहिबान ऑलरेडी बरहम थे। अदालत ने कहा कि जो आजम सवाती के वकील हैं उन्होंने कहा कि आपने तो कहा था कि नाम ECL से निकाला जाए। 4 दफ़ा एयरपोर्ट पर जो है वो रोका गया, आजम सवाती को मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया गया। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जाहिर बात है जवाब में कहा कि IG इस्लामाबाद ने हमें ऐसा कहा था, हमने इसलिए नाम पर उनका रखा। तो जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने कहा कि जब अदालत ने तीनों एग्जिट कंट्रोल की जो लिस्टों के मुख्तलिफ नाम हैं उनसे नाम निकालने का कहा, तो फिर दोबारा क्यों शामिल किया आजम सवाती का नाम। उन्होंने कहा आप सब ने तौहीन अदालत की है। क्या जस्टिस वकार अहमद कहते हैं कि क्या आप इंतज़ामिया की बात मानेंगे या अदालत के अहकामात मानेंगे, यानी इंतज़ामिया IG इस्लामाबाद की बात मानेंगे या फिर अदालत का हुक्म मानेंगे। 4 बार अदालत ने अहकामात जारी किए हैं, कभी वो कहते हैं कभी एक तो कभी दूसरी लिस्ट में दरख्वास्त गुजार का नाम यानी आजम सवाती का नाम शामिल किया गया। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि हम अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। इसके बाद आते हैं जी वो रिमार्क्स जो कि सख्त बरहमी वाले हैं। जस्टिस वकार अहमद ने कहा कि हुकूमत का रवैया बिल्कुल वाज़ेह है, एक SHO के ऑर्डर पर अदालती अहकामात की तौहीन की जाती है। तो जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने कहा कि इनको ना तहजीब है ना कानून का एहतराम है, पढ़े लिखे होकर भी ऐसे पेश आते हैं जैसे इन्हें कानून का इल्म ही ना हो। बस अब बहुत हो गया, आप लोगों ने तौहीन अदालत की है और हमने जो है वो जो रियायत दी उसका गलत फ़ायदा उठाया गया, लिहाजा तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। ये जज साहिबान पेशावर हाई कोर्ट के, और पेशावर हाई कोर्ट को आप सही कहें गलत कहें, वहाँ पे भी जो है वो सीनियर तरीन जज को नहीं बनाया गया चीफ जस्टिस। लेकिन जो SM अतीक शाह साहब हैं उनके बारे में मेरे जो भी ख्यालात उनके कंडक्ट के हवाले से हैं, लेकिन एक चीज़ जो है ना वो ये है कि एक जज साहब है, ठीक है वो निज़ाम के फेवरेट थे, निज़ाम को उन पे ट्रस्ट था, उनको बना दिया, लेकिन उन्होंने अनलाइक आलिया नीलम, अनलाइक सरफराज डोगर, अनलाइक ऑल जस्टिस रोज़ी खान बड़ेच जो कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हैं, पेशावर हाई कोर्ट में अपने जजेस को कैप्चर नहीं किया हुआ, अपने जजेस को काबू नहीं किया हुआ, अपने जजेस को डराया धमकाया नहीं हुआ, और ये उनके फैसलों से कहीं ना कहीं वाज़ेह हो रहा है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही
کہ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमात में रिलीफ दे रहे हैं। मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि पेशावर हाई कोर्ट से आए रोज़ ऐसे अहकामात आते हैं जो है वो तवज्जो का मरकज़ भी बनते हैं। ये अलग बात है कि वहाँ से रिपोर्ट उस तरीके से नहीं होते जिससे ये लगे कि हाँ भाई पेशावर हाई कोर्ट में भी कुछ हो रहा है, क्योंकि हज़ार बार ये बात मैंने की है कि बड़ा मसला है हमारे हाई कोर्ट्स की सतह पर कि चीज़ें उस तरह से रिपोर्ट नहीं होती। उसके बाद आज के ही दिन में गुज़िश्ता रोज़ का सबसे हॉट टॉपिक क्या था कि सहाफ़ी जिसको ख़ुद को कहते हैं तैयब बलोच और उन समेत वहाँ पर 3-4 और लोग थे जो कि अलीमा खानम साहिबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले ही सवालात की बौछार से पागल किए जा रहे थे। उनके ऊपर तशद्दुद हो गया जी, हाई कोर्ट्स कह रही हूँ, मुकदमे का इंदराज भी हो गया, हर किस्म की दफ़ात जो है वो आपने मुकदमे के अंदर शामिल कर ली, और आज सुना है दहशतगर्दी की दफ़ात भी शामिल किए जाने का इम्कान है, और फिर प्रेस क्लब समेत जो सारी एसोसिएशंस हैं उन्होंने मजम्मत भी की। चलें ठीक है, हो गया, मुल्क में सहाफ़ी कत्ल हुए, कत्ल होना इतनी बड़ी बात नहीं होती, ज़ाहिर है जो तशद्दुद है उसकी तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती, लेकिन शायद कत्ल जो है ना वो तशद्दुद से ज़िंदा बंदे के ऊपर कम गंभीर मामला है। तो इससे पहले कत्ल होते रहे बहुत सारे सहाफ़ी, उस पर हमने कभी किसी को इस तरह से मुतहर्रिक नहीं देखा जितना शोर कल से हमें नज़र आ रहा है। मगर बहरहाल जो भी है, उस सब के बाद अलीमा खानम साहिबा से सवाल क्या हो रहा था? सवाल उनसे ये हो रहा था कि भाई आपके बैरून मुल्क जायदादें हैं वो आपने शौकत खानम के फ़ंड के अंदर एम्बेजलमेंट करके खुर्द बुर्द करके तो बाहर बनाई हैं। आज अलीमा खानम साहिबा ने जवाब दिया जो कि बिल्कुल दुरुस्त जवाब था। सबसे पहले उन्होंने मजम्मत की, उन्होंने कहा जी कल जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, उसकी मैं मजम्मत करती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब आप कुछ मखसूस लोगों को एक मकसद देकर भेजेंगे, एक काम देकर भेजेंगे और जान कर भेजेंगे तो फिर वो सहाफ़त नहीं कहलाती। फिर उन्होंने कहा जी कि जानबूझ के लोगों को इश्ताल दिलाया जाता है। अलीमा खानम ने कहा कि वो बहनें जो है यहाँ पर अपने भाई के लिए आती हैं, और उज़्मा खान साहिबा जो कि डॉक्टर उज़्मा है, इमरान खान की छोटी बहन है, वो काफ़ी गुस्से में भी जो है वो नज़र आ रही थी। जब वो बार बार बात कर रही थी तो अलीमा खानम साहिबा उन्हें रोक रही थी, जब वो ये कह रही थी ना कि आप सहाफ़ियों के कोई ज़ाब्ता अख़लाक़ नहीं है ये वो, तो अलीमा खानम साहिबा उन्हें चुप करा रही थी। लेकिन अलीमा खानम ने वहीं पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम यहाँ अपने भाई के लिए आते हैं, 2-4 लोग जानबूझकर आकर यहाँ पर बदतमीज़ी करते हैं, मैंने अपने बेटों को यहाँ आने से रोका। अगर वो यहाँ आते और उनकी माँ के साथ उनके सामने इस तरह से बात होती तो फिर आप सोचें यहाँ पर क्या होता। और फिर वो ये भी कहती हैं कि मैं यहाँ पर अकेली इसीलिए आती हूँ ताकि मज़ीद मसला ना बने। फिर वो ये भी कहती हैं कि जानबूझकर ये सब कुछ किया जा रहा है, किसी को मारना नहीं चाहिए था, ना लड़ाई झगड़ा होना चाहिए था। फिर वो कहती हैं कि ये किसने कहा है कि मेरी अमेरिका में प्रॉपर्टी शौकत खानम की फ़ंड रेजिंग से जो है वो ख़रीदी गई। कहती हैं सहाफ़ी का काम जो है, और ये बात कहीं ना कहीं मैं इसलिए उनकी बात से इत्तफ़ाक़ करती हूँ, वो कहती हैं सहाफ़ी का काम जो है वो सबूत के साथ बात करना है। अगर कोई सबूत है मेरी खुर्द के या मैंने शौकत खानम के फ़ंड से अमेरिका में जायदादें बनाई हैं, इसके कोई सबूत तो आप सामने ले आए। और फिर कहती हैं कि मेरी प्रॉपर्टी जो है वो मेरे हक हलाल के पैसों की है, मेरा टेक्सटाइल का कारोबार है, टेक्सटाइल की एक्सपोर्टर हूँ। गैर मुतल्लका सवाल करके टेक्सटाइल के कारोबार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक्सपोर्ट का कारोबार करने वालों पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिर अलीमा खानम ने यह भी कहा कि अगर मैंने अपने ऊपर खुद अंडा फेंकवाया तो पुलिस ने उन 2 ख़वातीन को क्यों बचाया? हम पर अंडे फेंके जाएं और कोई तज़लील की जाए, हमें कोई फ़िक्र नहीं है। फिर ये भी कहा कि जो नौरीन न्याज़ी हैं इमरान खान की बड़ी बहन, उन्होंने कहा कि शौकत खानम सबका है, उस पर सवाल नहीं उठाए, और अगर नईम पंजोथा ने गाली दी है तो आपको नईम पंजोथा से सवाल करना चाहिए कि भाई उन्होंने ये बदज़ुबानी क्यों की। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि जब अंडा फेंका गया तो उसके बारे में तो कोई सवाल नहीं कर रहा, लेकिन इसके बारे में सब बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद ये भी कहा कि जो बुशरा बीबी की बहन है उनको यकीनन कोई गलतफहमी हुई कि उन्होंने इस किस्म की बात की। यहाँ तो हो गया ये सब। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने पैगाम भी जारी किया, जिस पैगाम को एक्चुअली सबोताज करने के लिए, सामने ना आने के लिए, और आपको पता है इमरान खान पैगामात में कर क्या रहे हैं, वो फील्ड मार्शल का डायरेक्ट नाम ले रहे हैं, बराह रास्त नाम लेते हैं, और बराह रास्त नाम लेकर कहते हैं कि ज़िंदगी मौत उनके हाथ में नहीं है भाई, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। और यहाँ से पैगामात शुरू होते हैं, और सख्त तरीन पैगाम इमरान खान जेल से अब जारी कर रहे हैं। तो उन पैगामात को डाइवर्ट करने के लिए जो दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तरीक़ेकार चल रहा था, इमरान खान के पैगाम आते थे, बातचीत बाहर होती थी, पब्लिक डिस्कोर्स बनता था, सब इमरान खान के बारे में बात करने लगते थे, उसको बड़ा सक्सेसफुली डाइवर्ट कर दिया गया तैयब बलूच की जानिब। और मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि ये टोटली एक इर्रेलेवेंट बहस थी, जिसको अब पूरे के पूरे एक इवेंट में तब्दील कर दिया गया है, एक जो है ना उसको सानेहा बना दिया गया है, और दोनों ही फरीकैन जो है वो किसी भी तरह से मात खाने को तैयार नहीं है। दोनों जानिब जो है वो तो जिहाद की भरमार है, एक जानिब बदजुबानी की भरमार है ऑलरेडी,
جیسے کہ طیب بلوچ صاحب کا بہت سارا سوشل میڈیا اگر دیکھیں اور جو بھی ان کے انداز کرنے کی بات ہے وہ کسی بھی طور پر صحافیانہ گفتگو نہیں ہے، صحافت کے کسی اصول پر پوری نہیں اترتی. لیکن دوسری ہی جانب یعنی پاکستان تحریک انصاف کی کلٹ ہے، اور یہاں پر یہ بھی ایک سوال ہے کہ کلٹ سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے شروع ہو گئے. کسی بھی جماعت کے، چاہے وہ پی ایم ایل این کا ہے، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، طیب بلوچ کو دیکھیے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، ورکر کے ایک جذبات ہوتے ہیں جو کہ اوپن اینڈ شٹ ہوتے ہیں کہ بھئی میرا لیڈر سب سے مقدم ہے، اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ اس کے لیے توہین کرو گے تو پھر ورکر آپ کے اوپر جو ہے وہ پل پڑتے ہیں اور آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ایسے ماضی میں بھی کئی واقعات ہوئے، بس زبانی سے پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے. لیکن علیمہ خانم صاحبہ نے آج بڑا سکسیسفلی جو پورے کا پورا اسٹیبلشمنٹ کا پلان تھا نا، اس کو ایک طرح سے بے نقاب کیا ہے. ہمیں یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر واقعی ہی علیمہ خانم صاحبہ کے بارے میں کسی بھی قسم کے جو ہے نا وہ کرپشن کے ثبوت ہیں تو آپ سامنے لے کر آئیں. 2017 میں بھی ایک معاملہ اٹھا تھا، اب بھی اٹھائیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ علیمہ خانم نے شوکت خانم کے فنڈ کے اندر خرد برد کر کے جو ہے وہ امریکہ میں کاروبار کیا ہے تو آپ اس کی جائیدادیں بنائی ہیں تو آپ اس کے جو ہے وہ ثبوت سامنے لے آئیں. یہ تو دور ہے نا عمران خان کے یا ان کے اہل خانہ کے خلاف مقدمات بننے کا، تو ایک مقدمہ اور صحیح ایسے پروکسی قسم کے اور ایسے صحافیوں کو بھیجنا جن کے بارے میں آلریڈی یہ مشہور ہو کہ وہ ایک جماعت کے پکے جالے ہیں اور پھر وہ اس قسم کے ہیں کہ ان کی زبان جو ہے سوشل میڈیا پر جس قسم کی وہ استعمال کرتے ہیں وہ کسی بھی طرح سے صحافتی اعتبار سے یا شاید اخلاقی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے. تو ان افراد کو بھیج کے تو آپ اپنا لیول ظاہر کر رہے ہیں نا. تو آپ کے لیول کے ظاہر ہونے کے بعد یہی پتہ چل رہا ہے کہ اگر آپ اتنے جو ہے وہ نچلی سطح تک گر گئے اور آپ جو کوئی بھی ہیں ہم جانتے نہیں ہیں، لیکن یہ جو گھٹیا طریقہ کار ہے اس کو اپنانے سے زیادہ تر یہی ہوگا کہ جو گراوٹ ہے اس پہ دن بدن اضافہ ہی ہوگا. لیکن یہ بات بالکل درست ہے اور میں اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ اگر علیمہ خانم صاحبہ کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو ان کو تو فوری طور پر پبلک کریں. اور طیب بلوچ صاحب بھی اگر کوئی بہت ہی کھڑے قسم کے صحافی ہوتے تو وہ یہی کرتے کہ وہ فوری طور پر اس خبر کو، ان کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، بول ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر پلیٹ فارم جو اسی نظام کا جو ہے وہ بائی پروڈکٹ ہے، انہی کا بغل بچہ ہے، اس کا نام آزاد چینل ہے، اس پر چلاتے تو دونوں پر ہی چل جاتا. سب پبلک کو پتہ لگ جاتا بھئی علیمہ خانم صاحبہ نے تو کیا کیا کرپشن کر لی ہے شوکت خانم کے فنڈ سے. تو اگر کوئی چیز ٹھوس ہے تو وہ کر لیجئے، اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ اس لیول تک گر کے یہ نہ بتائیے کہ اب آپ کے پاس یہی چند لوگ آپشن پہ رہ گئے ہیں اور کوئی بھی مہذب شخص جو ہے وہ اس قسم کی باتیں یا آپ کے کسی بھی قسم کے پروپیگنڈے کو جو ہے وہ ٹو کرنے کو تیار نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو ہے وہ اب تک کی سٹوریز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بڑا کلیئر ہے کہ عمران خان کے پیغامات سے توجہ ہٹانے تھی اور وہ بڑی سکسیسفلی ہٹائی بھی گئی ہے پچھلے ایک ہفتے سے. تو اپنے فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. فی الوقت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.